जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। मैथ्स तो आपने बहुत देख ली, अब हमारी हिस्ट्री भी देख लो। देखो इस वक्त आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्लान किया है। एफकेट में कोई भी कितने भी क्वेश्चन आ जाए वो आपके इसी वीडियो से आएंगे। रिवीजन के लिए इसकी पूरी मैगजीन बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डिफेंस में आके मिल जाएगा। कंप्लीटली डिजिटल नोट्स बनाए हैं, प्यारे से आपका रिवीजन हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। भारत को आजाद करेंगे इसी वीडियो में। जब आजाद करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लीज कमेंट में जय हिंद और आपको ये वीडियो कैसी लगी बोल के जाना। स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियन की अगर बात करेंगे, देखो बाबू क्या हो रहा था। ये है हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत और ये रहा आपका पोर्टुगीज का एरिया। तो पोर्टुगीज में मीट का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मीट को प्रिजर्व करने के लिए मसालों की नीड पड़ती है और पोर्टुगीज से डिफरेंट डिफरेंट लोग इंडिया की खोज में निकलते हैं। सबसे पहले निकलते हैं हमारे कोलंबस जी, जो पहुंच जाते हैं कहीं और, क्योंकि वहां पे ना ये सी मतलब जो हवाएं होती थी, एयर को देख के, एयर के फ्लो को देख के ये लोग अपने सी रूट बनाते थे, मतलब उसको फॉलो करके चलते थे। उनके ये जो कोलंबस थे वो अपने रूट से भटकता है, वो किसी और कंट्री पहुंच जाता है, वेस्ट इंडीज वाला, बाद में उसका नाम अमेरिका पड़ता है। लेकिन जब वास्को डिगामा वहां से निकलते हैं तो भटकते तो वो भी हैं, पर वो यहां तक पहुंच गए होते हैं, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप पे जब पहुंचते हैं तो वहां पे उनको इंडिया के दो व्यापारी मिलते हैं, गुजराती दो लोग मिलते हैं। जब वास्को डिगामा से उनकी बातचीत होती है और उनको गुजराती को समझ में आता है कि ओके यहाँ पे पैसों का मामला है, बिजनेसमैन तो गुजरात के लोग होते ही हैं, तो वो इनको इंडिया लेके जाते हैं। इंडिया कहाँ लेके जाते हैं? कालीकट नामक बंदरगाह पे। तो आप याद रखोगे कि वास्को डिगामा इंडिया में पहली बार 1498 में आया था। उसने भारत की खोज नहीं की थी, उसको बस मिल गया था, ठीक है। 1498 में आया था, जिसका वेलकम किया था किंग जमोरिन ने। अब देखो फैक्ट्स पे आते हैं। ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। चलो अब बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई एडवेंट ऑफ यूरोपियन में इंडिया में कौन कौन से लोग आए हैं। तो आपको दो चीजें, एक नाम याद रखना है। पहला क्या, ये सीक्वेंस आपके पूछता है कि अरेंज देम किस सीक्वेंस में आए हैं। तो नाम क्या रखोगे? पीडीएफ, पी फॉर पोर्टुगीज, डी फॉर डच, पीडी हो गया। उसके बाद एफ को आप सबसे लास्ट में रखना। बीच में कौन बचे? तो आप ब्रिटिश और डेनिश कर दोगे। दिस इज पी, दिस इज डी, दिस इज एफ और बीच में बीडी। यानी कि आप पीडीएफ कर लो या बीडीएफ कर लो, आपको जैसे भी याद रखे आप उसको याद कर लेना। ये सीक्वेंस हमेशा पूछते हैं, मुझे यही अच्छा लगता है हमेशा कि पीडीएफ सोच लिया, पोर्टुगीज, उसके बाद डच, फ्रेंच लास्ट में, ब्रिटिश को और डेनिश को बीच में कर लिया, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। अब पोर्टुगीज की जब भी बात होगी, यहां से आपके तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्या कि ये बताओ गोवा का एनेक्सेशन कब हुआ था? 1510 में हुआ था। किसने किया? उस टाइम पोर्टुगीज कौन था? तो दो ही गवर्नर आपको याद रखने हैं। पहला क्या? अल्फांसो द एल्बुकर्क, दूसरा एल्मीडा। एल्बुकर्क ने क्या किया? उसने सबसे बड़ा काम किया था कि 1510 ईस्वी में गोवा पे कब्जा कर लिया। हमारे एल्मीडा ने क्या किया? एल्मीडा का सबसे पहला काम कि भाई उसने अपनी कैपिटल को 1530 ईस्वी में कैपिटल को कोचीन से गोवा शिफ्ट किया और दूसरा ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल के सिंधी की मतलब स्टार्ट करी। तो आपके पास यहां से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? ये तो मैंने बता दिया आपको कि भाई 1498 में वास्को डिगामा कालीकट आता है केरला में, इसका वेलकम करते हैं किंग जमोरिन। गोवा को एनेक्सेशन कब हुआ? 1510 में हुआ। कौन किसने किया? अल्फांसो द एल्बुकर्क। 1530 में उन्होंने अपनी कैपिटल को कोचीन से गोवा शिफ्ट किया। एल्मीडा था जिसने की ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करी, जिसको पीसफुल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज, तो आप बोलेंगे कि अल्फांसो द एल्बुकर्क वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज, ठीक है। अच्छा, इस 1510 याद कर लिया आपने। 1510 किस लिए फेमस है? गोवा का एनेक्सेशन के लिए। 1530 किस लिए फेमस है? कोचीन टू गोवा शिफ्ट। भाई गोवा का एनवायरनमेंट आपको पता है, कोचीन में उनका क्यों मन लगता, तो कोचीन से गोवा चले गए। इसके बाद 1661 में पोर्टुगीज ने चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड से जब अपनी बहन की शादी करी, तो पूरे बॉम्बे को दहेज में दे दिया चार्ल्स सेकेंड को, जैसे कि इनके घर का रहा हो बॉम्बे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड 1961 में गोवा को फ्री किया गया है। 1947 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन 1961 में गोवा को आजाद किया गया पोर्टुगीज से। और इसके ऑपरेशन का नाम क्या था, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि किस ऑपरेशन के थ्रू किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद जब बात आएगी ब्रिटिश की। अब देखो भैया, पोर्टुगीज का तो आपने जान लिया पूरा हिसाब किताब। अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है कि कब? 1600 ईस्वी में। अब देखो इंग्लैंड में एक कंपनी फॉर्म हो रही है। अब एक कंपनी फॉर्म हुई, जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, अडानी हो गई, वैसे ही मतलब इंग्लैंड में एक कंपनी फॉर्म होती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टैब्लिशमेंट कब है? 1600 ईस्वी। और जो इंग्लैंड गवर्नमेंट से वो परमिशन लेती है कि हम इंडिया में जाके ट्रेड करना चाहते हैं। अब भैया ट्रेड करना चाहते हैं
तो परमिशन लेने के लिए सबसे पहला ब्रिटिश कैप्टन जो होता है कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के कोर्ट में 1608 में। जहांगीर जी के पास जाके अपना प्रस्ताव रखता है। जहांगीर जी कहते हैं धत निकल यहां से, तो उसको निकाल देते हैं। उसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री बात बनाने की बात होती है सूरत में 1613 में, जिसमें कैप्टन थॉमस रो ने, जैसे 1608 में कौन आया, कैप्टन हॉकिंस आया, उसको निकाल दिया। अब कौन आया 1613 में, थॉमस रो आया, जिसने कहा कि ठीक है भाई, थॉमस रो को जहांगीर ने फाइनली परमिशन दे दिया। चाहे कैप्टन हॉकिंस हो या थॉमस रो हो, ये दोनों जहांगीर के कोर्ट में ही आए थे। तो भैया थॉमस रो ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसलिए फर्स्ट फैक्ट्री बनती है साउथ में मसूलीपट्टनम में 1616 में। ठीक है, स्टैब्लिश सूरत में 1613 वाली बन गई। उसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया इन हरिहरपुर बालासुर उड़ीसा में बनती है 1633 में। 1667 में औरंगजेब एक कंपनी को, इस कंपनी को फरमान देता है, ध्यान रखना जहांगीर जी की कहानी खत्म हो गई। 1667 में औरंगजेब कंपनी को एक फरमान देता है कि भैया आप लोग बंगाल में भी जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अब बंगाल में ट्रेड करने का फरमान देगा। उसके बाद अब ना एक इसके बाद भी एक स्टोरी है, अब ध्यान सुनना। होता क्या है कि मान लो ये हमारा इंडिया का पूरा कोस्टल एरिया है, ये लोग इस साइड में साउथ की साइड पूरा अपना कब्जा बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज बना रहे हैं व्यापार करने के लिए। अब यहां अगर बना रहे हैं, आपको वेस्ट बंगाल कोलकाता का ये वाला पोर्शन है, उनको लगता है कि अगर हमने कोलकाता और वेस्ट बंगाल पे अपना कब्जा कर लिया तो ये कोस्टल एरिया तो इंडिया का आराम से ब्लॉक कर देंगे। तो जैसे ही औरंगजेब ने 1667 में फरमान इशू किया कि आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हो, अंग्रेज हो गए खुश कि भाई ये तो अब तो हमारे होंगे मजे ही मजे। अब देखो वहां पे होता क्या है, अब देखो सिंपल सी बात है, ये लोग पहुंचते हैं बंगाल में। अब जैसे ही बंगाल में पहुंचेंगे, अब एक चीज इमेजिन करो, बंगाल में ऑलरेडी एक नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। अब एक नवाब ऑलरेडी है जिनका अपना महल है, अपना किला है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते हैं कि वहां पे अपनी कंपनी बनाते हैं जिसकी दीवारें ऊंची करने लगते हैं, और ऊंची करके उस कंपनी के आगे बड़ा सा नेम बोर्ड लगाते हैं, साइन बोर्ड चमकता हुआ एकदम, इसका नाम होता है फोर्ट विलियम। तो आखिर सिराजुद्दौला भाई साहब की सुलगेगी, उनकी सुलग गई कि एक एरिया में एक ही नवाब हो सकता है, एक ही राजा हो सकता है, तुम क्यों किला बना रहे हो, तुम आराम से झोपड़ी ओपड़ी बना के रहो। इस बात पे वो किलसते हैं, और किलसने के बाद वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और उसी फोर्ट विलियम के अंदर 146 अंग्रेजों को पकड़ के एक 4x4 के कमरे में ठूस के कुंडी मार देते हैं। 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, सुबह तक ऑक्सीजन खत्म, 2-4 लोग, मतलब कि सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। और जब मारे जाते हैं 1756 में इस चीज को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। और मारने के बाद सिराजुद्दौला भैया चले जाते हैं ट्रिप पे। अब वो ट्रिप पे चले गए, किसी पोर्ट पे बैठे हुए हैं, अंग्रेजों को लगता है कि इसका बदला ईंट, मतलब क्या बोलते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब 1756 में चले तो गए हैं, जब वापस आते हैं तब तक अंग्रेजों ने इनके जो मेन सिपाही, जो इनका मेन सेनापति था मीर जाफर, उसको मिला लेते हैं। अब एक बात समझना आप, एक राजा होता है तो राजा की जो असली शक्ति होती है वो कौन होता है, उसका सेनापति, और दूसरा उसको पैसे चाहिए, पैसे कौन देगा, तो उस एरिया के अमीर लोग, होता है ना, गवर्नमेंट भी ऐसी फॉर्म होती है। तो अमीर लोग कौन थे, तो भैया उस एरिया के अमीर लोग थे अमीक चंद, मनीक चंद, जगत सेठ। अब देखना 1756 से कहानी स्टार्ट हुई है जहां पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हो चुकी है। अब इसका जवाब अंग्रेज देंगे 1757 में, जब हमारे सिराजुद्दौला भाई साहब ट्रिप से लौट के आते हैं तो पता चलता है कि सेनापति तो पलट गया पैसा लेके, क्योंकि सेनापति को अंग्रेज प्रॉमिस करते हैं कि भैया अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारा साथ दोगे तो बंगाल के अगले नवाब हम आपको बनाएंगे। तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी होने जा रहा है, किसके बीच में, ब्रिटिश के साइड से हैं वहां के बंगाल के गवर्नर क्लाइव, यहाँ पे सिराजुद्दौला का सेनापति है कौन, मीर जाफर, और ये तीन लोग अमीक चंद, मनीक चंद और जगत सेठ, ये वहां के एफ्लुएंट मर्चेंट थे, यानी कि अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे। और यहाँ पे सिराजुद्दौला भाई साहब घोड़े पे चले आ रहे, टिक 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 टिक, एकदम अकेले। लड़ाई होती है, रिजल्ट ऑब्वियस था, बैटल ऑफ प्लासी, हार जाते सिराजुद्दौला, और शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। अब मीर जाफर जो थे वो भैया थे अय्यास आदमी। अब मीर जाफर अय्यास हैं तो वो राजपाट भूल भाल के अपने अयासी में लग जाते हैं। तो अंग्रेज कहते हैं कि यार इसको हटाओ, इसके दामाद मीर कासिम थोड़ा काबिल लगता है, इसको बनाएंगे। तो वो मीर कासिम को बनाते हैं। मीर कासिम कहता है अपने मन में कि बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा मीर कासिम। और वो क्या करता है, सबसे पहले अंग्रेजों की पावर बंगाल में कम हो जाए। अब देखो यार, बंगाल का नवाब तो बन गया मीर कासिम, लेकिन पावर किसकी है, अंग्रेजों की है। तो वो कहता है कि पहले इस पावर को उठा के मैं वहां भेजता हूं, जब मतलब अपने कैपिटल को उठा के मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में था, वहां से वो मुंगेर भेज देता है। मुंगेर इसलिए क्योंकि मुंगेर बिहार में था और वहां पे ऑलरेडी एक इसका सपोर्टर
मुस्लिम शासक था, इनको लगता है कि मुंगेर भेज दूंगा, अंग्रेज लड़ने आएंगे, उनको हरा के मैं रियल नवाब बन जाऊंगा। तो भाई नेक्स्ट नवाब मीर कासिम बना और उसने दस्तक यानी कि अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी कमाई का जरिया था उस टाइम पे, उसको रोक दिया। दस्तक क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। सपोज करो यहां पे एक सिटी है, सिटी ए, ये है टोल टैक्स बाबू, और यहां पे एक सिटी बी या फिर आप कह लो बंगाल। अब मान लो कि ए के अंदर दो व्यापारी हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों अपना सामान, जो इन दोनों का काम है सेम क्वालिटी का पेन बनाना और बंगाल में बेचना। अब इमेजिन करो कि ए अगर 10 रुपए का पेन बनाता है और मतलब 1 नंबर, 1 नंबर 2 10 रुपए का पेन बनाता है, और 2 नंबर भी आपका 10 रुपए का पेन बनाता है, सेम क्वालिटी का पेन है, सेम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, आपको पढ़ा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो 10 रुपए का। जब ये यहां बॉर्डर पे जाते हैं, यहां पे लगता है टोल टैक्स, कोई भी सामान आएगा तो 2 रुपए टोल टैक्स देना पड़ेगा, यानी जब 1 नंबर जाएगा तो इसको 2 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अब जो उसकी पेन की कॉस्ट होगी कितनी हो गई, 12 हो गई, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए बेचारे को 13, 14, 15 इसमें बेचना पड़ेगा जितना इसको प्रॉफिट चाहिए। सेम टाइम पे जब ये 2 नंबर जाता है यहां पे अपना पेन लेके, ये कहते हैं भैया 2 रुपए टैक्स लगेंगे, ये कहता है हमारे पास पास है अंग्रेजों का दिया हुआ, अब अगर पास है तो इसका टैक्स फ्री हो गया। तो ये बंगाल पहुंचता है सेम क्वालिटी का पेन जो इनको 12 का पड़ गया, इनको 10 रुपए में लेके, तो भैया ये पेन तो अगर 1 रुपए का प्रॉफिट बेचेगा तब भी ये कितने बेचेगा, 11 में बेचेगा। तो आप सोचो कि जो पेन 13 में मिल रहा है वही पेन अगर 11 में मिलेगा तो लोग किसका सामान खरीदेंगे, जिनके पास पास है। पास जिनके पास था, जो अंग्रेजों के खास थे। अंग्रेजों के खास कौन थे, जो लड़ाई में बैटल ऑफ प्लासी में साथ थे, कौन, अमीक चंद, मनीक चंद, जगत सेठ, क्योंकि व्यापारियों को फायदा होगा तभी तो पैसा देंगे। तो भाई ये कहानी थी। पास को उसने स्टॉप कर दिया, अंग्रेजों की फिर सुलग गई ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की, यार अब क्या करें। अब यहां पे होगा 1756 में क्या हुआ, ब्लैक होल ट्रेजेडी। 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। अब इसका बदला लेंगे 1764 में होगा बैटल ऑफ बक्सर। देखिए 1764 में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर, जहां पे आपको पता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया है, वहां पे ऑलरेडी आपके शाह आलम थे, एक थे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला थे, और मीर कासिम, ये तीनों एक जगह पे। क्लाइव जी रिटायर हो चुके हैं, हेक्टर मुनरो आ चुके हैं उनके जुग पे, उनके जगह पे लड़ाई होती है और हम बैटल ऑफ बक्सर भी हार जाते हैं। यानी कि देखो 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी, एक कमरे में 142 लोगों को भर के मार दिया, उसका बदला कैसे लिया 1757 में बैटल ऑफ प्लासी 1757। उसके बाद मीर कौन बना, मीर जाफर अय्याज था। फिर कौन बना, मीर कासिम तो बाप का दादा का सबका बदला लेगा। रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। उसके बाद सीधा क्या आया, बैटल ऑफ बक्सर, दैट इज 1764, याद रखना। अब इसके बाद जब बंगाल पे अंग्रेजों को कब्जा होता है तो अब उनको लगता है कि भैया अब जो ये इंडिया है ये हमारा है और हम इस पे अछत्र राज करेंगे। दादा भाई नौरोजी एक थ्योरी देते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ, क्या बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आगे देखो, अब देखो 1764 से लेके 1857 तक अंग्रेज जो हैं वो अपनी कुछ चीजें प्लान करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो क्या प्लान करते हैं, बताता हूं। सबसे पहला काम होता है उनका कि भैया एक्सपैंड कैसे करेंगे, मतलब पूरे इंडिया पे कब्जा कैसे करेंगे, और दूसरा कमाएंगे कैसे। व्यापार गया भाड़ में। अब इनको लग रहा है कि भैया हम तो पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग, इंडिया शरीफों की कंट्री है, सोने की चिड़िया थी, लूट लाट के धोने गरीब बना दिया, कैसे करेंगे। तो विस्तार को बोलते हैं रूल ऑफ एक्सपेंशन, जिसके 3 कंपोनेंट थे। पहला क्या था, पहला था आपका रिंग ऑफ फेंस, दूसरा क्या था, दूसरा था आपका सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि, घेरे की नीति, और तीसरा था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्वेश्चन क्या पूछेगा, रिंग ऑफ फेंस कौन लेके आया, सब्सिडी अलायंस कौन लेके आया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आया, और क्या कौन कौन से राज्य इससे इन्फ्लुएंस हुए थे। कमाने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया पहला रियोतवारी, महालवारी और जमींदारी। आगे जानेंगे उनके बारे में, फिर गवर्नर जनरल का क्या रोल है ये भी जानेंगे। अब समझते हैं विस्तार की नीति में कि रिंग ऑफ फेंस क्या था। इमेजिन करो कि यहां पे एक ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है, इसके यहां पे चारों तरफ स्टेट है। ब्रिटिश ने क्या किया कि इन सबको लालच देके कि भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, अपने आगे अपने चारों तरफ एक बफर जोन बना लिया, ताकि कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग राज्य अगर उन पे अटैक करे तो पहले ये लोग मरे। तब तक ब्रिटिश को टाइम मिल जाता था और ब्रिटिश उनको हरा दिया करते थे। जैसे मान लो किसी का अटैक हुआ तो पहले कौन झेलेगा, पहले ये झेलेंगे, इसके बाद तो ब्रिटिश तक पहुंचेंगे। इसको बोलते थे रिंग ऑफ फेंस। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन था सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि। सहायक संधि क्या था, मान लो ये है ब्रिटिश, यहाँ पे एक राज्य है ए और यहाँ पे एक राज्य है सी। बी ब्रिटिश जाते हैं ए के पास, हाथ जोड़ के, मालिक एक काम करो, आपके पास कमजोर सेना है, हमारे पास तो तोप है, बंदूकें हैं, ये है, एक काम करते हैं आप अपनी आर्मी खत्म करो, हमारी आर्मी रख लो, आप स्ट्रांग बन जाओगे, बदले में कुछ नहीं, हमारे सिपाहियों को सैलरी दे देना,
खाना पीना खिला देना, घोड़ों को चरा दे देना, इतना ही करना, बदले में हमारे आर्मी आपकी रक्षा करेगी अगल बगल के लोगों से। और आपको पता ही है कि इंडिया में स्टेट्स के बीच में दुश्मनी हुआ ही करती थी। तो चलो मान लो कि ए ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो नाउ बी और ए अब साथ में है। ब्रिटिश के खर्चे का पैसा कौन उठा रहा है? ए उठा रहा है। अब ए इतना खुश है कि भाई मेरे पास तो पावर है, पूरी ब्रिटिश की सेना है। अब एक बात बताओ, तब सी का दिमाग खराब होगा कि यार ए तो पहले ही इतना होशियार बनता था, अब तो पावर भी आ गई, ये गठबंधन की सरकार बन रही है, अब क्या करूं मैं? तो सी के पास ये जाते थे रूडली, इसके पास गए हाथ जोड़ के, सी के पास जा रहे हैं, सी को कहते हैं भैया ये रहा पेपर सब्सिडरी अलायंस का, इसको करो साइन। अगर साइन नहीं करोगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला क्या, हम तुम पे अटैक कर दें, अब मेरे साथ ए भी है, हम तुमसे स्ट्रांग है, तुम्हारा राज्य हड़प लेंगे, और अगर साइन कर दोगे तो अपनी आर्मी तुम्हारे पास ही भेज दूंगा, उनका भी खर्चा उठाना, बदले में कुछ पैसे दे देना। ये सी के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं बचा, उसको दिख रहा है कि अगर साइन नहीं करूंगा तो मरूंगा, यानी राज तो देना ही है, अटैक करवा के दो, इससे बाई इज्जत कम से कम मालिक मालिक करके राजा तो बना रहूंगा। अब सी मिल गया, अगर ये तीनों मिल गए तो अगर यहाँ पे कोई डी होता तो वो भी मिल जाता, इसको बोलते थे हम सब्सिडरी अलायंस। अब इसके बारे में जान लो, स्टोरी आई गेस आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए अब आगे की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि रिंग ऑफ फेंस जो था इसको कौन लेके आया? रिंग ऑफ फेंस को लेके आया वॉरेन हेस्टिंग। सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया? इसको वेल्सली लेके आया था। लॉर्ड वर्ड में नहीं लिखता, जिनको मानना हो लॉर्ड वो माने, हम नहीं मानते, ठीक है। तो वेल्सली हो जाएगा, स्पेशली इसमें इनकी स्पेलिंग भी गलत लिख दिया मैंने। तो वेल्सली इसलिए फेमस है क्योंकि इसने टीपू सुल्तान को हराया था एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर, और सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस वॉर किसी ने एक्सेप्ट किया था तो वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये क्या था, यानी कि अगर किसी राजा का खुद की संतान नहीं होगी, बेटा नहीं होगा, तो वो गोद नहीं ले सकते किसी को भी, और उस राज्य पे को अंग्रेज हड़प लेंगे, वहां पे अपनी राज करेंगे। झांसी की रानी आपने अगर देखा होगा तो भाई ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? ये लेके आया था डलहौजी, गवर्नर डलहौजी था उस टाइम पे, मतलब वही लेके आया था जिसने इंडिया में रेलवे लाइन और टेलीग्राफ की स्टार्ट करी। और सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस डिस्ट्रिक्ट था वो था सतारा। ध्यान रखना, वेल्सली वाले कॉन्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस को स्टार्ट किया वेल्सली ने, इसको स्टार्ट किया डलहौजी ने, और इसको वॉरेन हेस्टिंग में, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने विस्तार की नीति तो देख ली, अब देखेंगे हम रेवेन्यू पॉलिसी की, जमींदारी क्या है। आगे देखो कि भाई जमींदारी क्या, कमाना कैसे है। अब कमाने के तीन तरीके थे, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी, दूसरा रैयतवारी, और तीसरा महालवारी। पहले में वो क्या करते हैं कि जो जमींदार थे उनको सारे भूखंड का मालिक बना देते हैं और कहते हैं कि तुम किसानों से टैक्स वसूलो और हम अब कुछ हिस्सा अपने पास प्रॉफिट में रख लो और बाकी अंग्रेजों को दे दो। अब आप एक लॉजिक लगाओ, इंडियन जो जमींदार बनेगा वो क्या करते थे, वो अंग्रेजों को चूसते थे, यानी उनको मार पीट के उनसे पैसे ज्यादा लिया करते थे और अंग्रेजों को कम पहुंचा रहे थे। तो अब अंग्रेजों को इस बात की खबर लग गई, तो उन्होंने कहा कि भाई कर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च किया, उनको एक लूप होल लगा कि यार जमींदार अंग्रेज किसानों से पैसा ले तो रहा है, ज्यादा ले रहा है, पर हमें कम बता रहा है, हमें कम दे रहा है, नजर नहीं रख पा रहे थे। तो जमींदारी को लेकर आया था कर्नवालिस, जिसमें जमींदार को लैंडलॉर्ड का मालिक बना दिया गया था। ये आपको काम करनी है, मतलब ये था कि 1/11 पार्ट रेवेन्यू का इनको रखना था और बाकी अंग्रेजों को देना था। 90% लैंड पे इंपोज किया गया। उसके बाद जब अंग्रेजों को लगा कि यार जमींदार बेईमानी कर रहे हैं, तो उन्होंने इंप्लीमेंट किया रियोतवारी। रियोतवारी का मतलब ये था कि भाई किसान अपनी खेती करे, हम जमींदार को हटाते हैं, हम किसानों से सीधा टैक्स लेंगे। क्या लेंगे टैक्स में? 50% ऑफ प्रोडक्शन, कि हर किसान के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं मालिक, मतलब अंग्रेज तो मालिक नहीं बोलेंगे, हर किसान के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया आपका जो भी प्रोडक्शन हुआ है आप यहाँ पे मुझे टैक्स मतलब दे दो। अब यहां भी दिक्कत हुई, क्या दिक्कत हुई? अब कोई किसान कामचोर, कोई बहुत मेहनती, अब जो ज्यादा काम कर रहा है उससे रेवेन्यू ज्यादा ले रहे हैं, बाकी किसान रोक रहे हैं, मालिक छोड़ दो, पैदावार नहीं हुई, फसल जल गई या कोई सोते रह गया किसान। तो ये दिक्कत स्टार्ट हुई रियोतवारी में। तब आता है महालवारी। अंग्रेज कहते हैं अच्छा रियोतवारी कहां इंट्रोड्यूस हुई? बॉम्बे, मद्रास एंड असम में 51% लैंड पे, और इसको थॉमस मुनरो, जो कि इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इसको किया था कर्नवालिस ने। ये रैयतवारी को लेके आया था आपका थॉमस मुनरो। अब आएगा आपका महालवारी। इन्होंने कहा यार किसान के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, एक ही किसान को चूज करके कौन जाके मांगने जाएगा कि कौन रमेश, कौन सुरेश, कौन काका, नहीं, एक काम करते हैं, एक एक गांव को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं गांव को कि भैया तुम लोगों को जो करना है करो, एक साथ एक गांव इतना टैक्स कलेक्ट करके देगा। अब दिमाग लगा रहे हैं वो, पहले जमींदार को दिया, जमींदार को लगा बेईमानी कर रहा है, फिर किसानों से लिया, फिर लगा कि यार किसानों से कैसे मांगेंगे, कितने एक गांव में 10 किसान है,
कोई कह रहा है कि फसल नहीं हुई, कोई कह रहा है हो गई, मेहनत नहीं कर रहे। तो अब गांव को पकड़ लिया कि भैया एक गांव में जितने भी किसान हो सब आपस में मिलकर खुला खेती करो, इतना टैक्स आपको पहुंचाना है अंग्रेजों को, बाकी हमें मतलब नहीं है, पैदा करो या ना करो। इसको लेके आया था हॉर्ट मैकेंजी जो कि 30% लैंड इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये आपको जो दो चीजें बताई, पहला क्या बताया आपको, ये विस्तार की नीति यानी कि रूल ऑफ एक्सपेंशन, जिसमें क्या पढ़ा आपने, हमने पढ़ा सबसे पहले रिंग ऑफ फेंस हेस्टिंग लेके आया था, सब्सिडी अलायंस वेलेस्ली लेके आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी लेके आया था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, रेवेन्यू पॉलिसी, क्या क्या पढ़ा, परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया, कर्नवालिस। उसके बाद क्या पढ़ा, रियोतवारी, और अब क्या पढ़ा, रियोतवारी कौन लेके आया, थॉमस मुनरो। और उसके बाद क्या पढ़ा, महालवारी, जो कि मैकेंजी लेके आया, एम फॉर महालवारी, एम फॉर मैकेंजी। याद कराते जा रहा हूं, प्लीज याद कर लो, एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना, नहीं छूटेगा, यहीं से आएगा। ये पूरा सिस्टम इनका 1756 से लेके 64 से लेके 1856 तक 58 तक चलते आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले आपके आते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको बोलते हैं हम लोग गवर्नर ऑफ बंगाल। ये कौन बनता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये क्लाइव होता है। क्लाइव होता है, कब होता है, 1757 में। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके लोग बोलते हैं कि नाउ इट विल बी कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो भैया देखो सेकंड पे आएगा आपका जी ऑफ बंगाल। ये कौन बनेगा, ये बनेगा वॉरेन हेस्टिंग। ये कौन बनेगा आपका, हेस्टिंग बन जाएगा, यहां पे मार्क किया है, वॉरेन हेस्टिंग बनेगा। तो जब पूछा जाएगा कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना आपका वॉरेन हेस्टिंग। अब जब हेस्टिंग बनता है तो ये डुअल गवर्नमेंट लेके आता है बंगाल के अंदर, दुमुखी सरकार जो बोलते थे। छोड़ो ठीक है, पहले गवर्नर बना क्लाइव, फिर गवर्नर की पोस्ट को हटा के गवर्नर जनरल कर दिया गया और वो बना हेस्टिंग। अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट पे क्या बोलेंगे कि भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों बोलेंगे, हम तो इंडिया पे राज करना चाहते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के इन लोगों ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और ये हुआ आपका 1833 में, जिसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन बना आपका, तो आप बोलेंगे विलियम बेंटिक। लॉर्ड वो हटाओ, कब बना, 1833 में। अब विलियम बेंटिक जो थे वो उन्होंने सती प्रथा का प्रोविजन किया, इंग्लिश मीडियम को हायर एजुकेशन के लिए कंपलसरी कर दिया, कंट्री में बनाया। फर्स्ट आदमी थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ। गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव, गवर्नर की पोस्ट को हटा दो, अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग 1773 में। अब गवर्नर जनरल के बंगाल को हटा दो, बंगाल की जगह क्या आएगा, इंडिया। क्या बनेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में। कौन बनेगा, विलियम बेंटिक। लॉर्ड वार्ड नहीं, कौन बनेगा, विलियम बेंटिक, जिसने क्या किया, सती प्रथा को हटा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो यहां से बढ़ेंगे। अब ये देखो, अब गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा के वायसराय ऑफ इंडिया आएगा। वायसराय ऑफ इंडिया 1837 में क्या बना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब उसको भी पोस्ट को हटा के वायसराय कहा जाएगा, जो बनता है हमारा कैनिंग। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बोलता है, जो कि हाई कोर्ट स्टैब्लिश करता है कोलकाता में, बाद में सुप्रीम कोर्ट बनते हैं। इसी के टाइम पे इंडिगो रिवोल्ट भी होता है, और इसी के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का। अब आगे की बात समझेंगे कि आगे क्या क्या चीजें हुई हैं। अब ना एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, मैं आपको एक सीक्वेंस फिर से समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, यहाँ पे देखना आप, सबसे पहले आया आपका क्लाइव। ठीक है, ये कब था, 1757 में। ये क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो क्या आया, हेस्टिंग आया। देखना ध्यान से, हेस्टिंग आया। ये कब आया, 1773 में। यह क्या बना, ये बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा, हेस्टिंग। और आगे बढ़ते हैं तो ये क्या आया आपका 1833। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन बना, हमारा बेंटिक बना। तो जब पूछा जाएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो आप बोलोगे बेंटिक था। यहां से और कहानी आगे बढ़ती है, कहां पे आती है, 1858 था, 33 हो गया 58। गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्या कर दिया गया, वायसराय ऑफ इंडिया। कौन बना, हमारा कैनिंग बना। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन बना, तो आप बोलेंगे कि सर फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बना हमारा कैनिंग, लॉर्ड वार्ड नहीं। क्या बनेगा, कैनिंग। अब आगे देखो, अब ये वायसराय ऑफ इंडिया चल रहा है, चलते चलते हम पहुंच जाते हैं कब, 1946 में। 1946 में कौन था वायसराय ऑफ इंडिया, तो वायसराय ऑफ इंडिया थे हमारे लॉर्ड माउंट वही बैटन। ठीक है,
अब ये जैसे 1946 में 1946 और 47 के बीच में जब हमारे मूवमेंट चल रहे थे भारत को आजाद करने की, तो वायसराय को पोस्ट को हटा दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन बना? कैनिंग 1858। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन बना? तो आप बोलेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। और वायसराय की पोस्ट को हटा के वापस से क्या कर दिया गया? वापस से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और पोस्ट किसको मिली? फिर से माउंटबेटन को ही। तो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन ये होता है, देखो वायसराय, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन बनेगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन बनेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अब माउंटबेटन को हटा के सी राजगोपालाचारी को यह पोस्ट मिल जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? सी राजगोपालाचारी। या फिर आपसे यह पूछेंगे कि हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? द मोमेंट फर्स्ट लगा और इंडियन लगा, सी राजगोपालाचारी। वैसे अगर पूछेंगे आपसे कि लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? माउंटबेटन। उसके बाद वायसराय की पोस्ट हटा दो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन था? माउंटबेटन। तो यहां से भाई क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वायसराय के हटने के बाद लास्ट वायसराय माउंटबेटन बना, उसको इमीडिएटली गवर्नर जनरल की पोस्ट मिली, इसीलिए उसको कहा जाता है कि देखो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था बेंटिक, लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन था? तो माउंटबेटन। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ मतलब फ्री इंडिया, तो सी राजगोपालाचारी। वैसे तो वो लास्ट गवर्नर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट अगर एक्ट की बात करें, एफकेट का क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूं, सिंपल सिंपल चीजें पूछते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1773 1773। पता नहीं यहाँ पे कौन आया था? यहाँ पे हेस्टिंग आया था, राइट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के। तो आप क्या बोलेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया 1774 में। 1784 का 1784 का आपको पिट्स इंडिया एक्ट याद करना है, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेके आए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो बॉडी थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके कुछ ज्यादा ही टेंट्रम कर रही थी, नाटक कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया मतलब इंग्लैंड को लगा कि भाई इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो बॉडी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। 1813 में चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट ने क्या किया कि भाई इनकी जो मोनोपोली थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक साइन करके आए थे कि भाई इंडिया में ट्रेड हम ही करेंगे, तो उस मोनोपोली को खत्म कर दिया, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना। चाय का जो ट्रेड था चाइना के साथ वो कर पा रहे थे। और सेकेंड चार्टर एक्ट यानी कि 1833 में जब बेंटिक भाई साहब बने हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब इन्होंने क्या किया कि कंप्लीट मोनोपोली को खत्म कर दिया। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ध्यान रखना 1857 में क्रांति हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1858 में एक एक्ट आता है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जो कि एंड ऑफ मुगल, एंड ऑफ कंपनी एंड गवर्नर जनरल को वायसराय में चेंज कर दिया गया। ये चीज प्लीज अपने माइंड में रखना। ये बस इतने अगर एक्ट आपको याद होंगे तो आपका काम एफकेट में बन जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लेक्चर एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम आ रहा है, जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, सीडीएस में थोड़ा डीप जाते हैं पर उनके लिए परफेक्ट है। तो प्लीज बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। टू द पॉइंट बनाया है। बात करते हैं हमारे रेवोल्यूशन यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए भाई, मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में एक जंग छेड़ी, हल्ला मचा दिया कि ये जो कारतूस हम दांत से खींचते हैं यूज करने के लिए, इसमें गाय की और भैंस की चर्बी होती है। अब ये अफवाह फैल गई और इतनी फैली कि भाई ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया मेरठ में 10 मई से। अब जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो एक रिवोल्ट को एक नेशनल लीडर चाहिए होता है। नेशनल लीडर कौन बनेगा? ध्यान रखना, इसका नेशनल लीडर दिल्ली में उस टाइम मुगल का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जिसके लिए कहावत है कि जिसको दफनाने के लिए 2 गज जमीन ना मिली दफन के लिए, वो थे शासक। अब 80 साल के बुढ़ऊ आराम से बैठ के अपना हुक्का मार रहे हैं। यहां से हमारे इंडिया के लोग गए कि भैया आप हमारे लीडर बन जाओ। अब जिनके आधे पैर खुद कब्र में हैं वो हमारे क्या लीडर बनते? इस क्रांति को तो फेल होना ही था। पर आपको याद ये रखना है कि भाई लखनऊ से बेगम हजरत महल ने पार्टिसिपेट किया था, फैजाबाद से अहमदुल्ला जी ने, कानपुर से नाना साहेब तात्या टोमे एंड रामचंद्र पांडुरंग ने पार्टिसिपेट किया, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने पार्टिसिपेट किया, बरेली से खान अब्दुल्ला ने पार्टिसिपेट किया और दिल्ली से बख्त खान ने इस चीज में बहुत जोर शोर से भाग लिया। लेकिन बहादुर शाह जफर भैया अपने हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे पूरा आंदोलन लेके डूब गए। और कहा जाता है
कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। अगर हुई होती तो 1857 की क्रांति में ही भारत आजाद हो गया होता। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहां से आपको मैंने सब समझा दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, वहां से लेकर 1857 तक कैसे अंग्रेजों ने अपना रूल ऑफ एक्सपेंशन बनाया, रेवेन्यू पॉलिसी बनाई। जो क्लाइव आया, क्लाइव के बाद हेस्टिंग आया, हेस्टिंग के बाद ये आपका बेंटिक आया, बेंटिक के बाद एक लाइन से जो आते रह गए ये लोग, कैनिंग आया, कैनिंग के बाद बाकी चीज मैंने आपको एक सीक्वेंस में समझा दिया। अब आगे देखेंगे, आपको एक चीज याद रखनी है कि वर्ल्ड वॉर का टाइम आने वाला है। 1914 से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होने वाला है, 1918 तक जाएगा। आगे क्या रिलेशन है मैं आपको बताऊंगा। इसी बीच कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 1885 में। तो जो पापा थे कांग्रेस के वो थे ए ह्यूम। एफकेट का फेवरेट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ कांग्रेस? एओ ह्यूम। आपसे पूछेंगे कि जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो वायसराय कौन था? ही वाज डफरिन। डफरिन को आप डफरिल से याद कर सकते हो, डफर डफरिल एक ही चीज है, मैं सेम ही मानता हूं। जय भारत माता की, ठीक है। उसके बाद इनका पहला सेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के अंदर, जिसमें 72 लोग आए थे। एक्चुअली ये किसी और सिटी में होने वाला था, लेकिन वहां कॉलरा फैल गया था, इसीलिए इसको बॉम्बे शिफ्ट किया, जहां पे 72 लोगों ने इसको अटेंड किया। आप मुझे बताएंगे कि वो सिटी कौन सा था, कहां होने वाला था और क्यों बॉम्बे शिफ्ट हुआ। दूसरा, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे कांग्रेस सेशन के वो बने वमकेश बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी? सरोजनी नायडू। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन बने? जॉर्ज यूल। जानबूझ के लुल लिखा है, यूल लुल एक ही बात है, याद करने के लिए, बस आपको थोड़ा सा ना फनी करने के लिए। आई होप ये कांग्रेस फॉर्मेशन जब कांग्रेस की बात आएगी तो कांग्रेस के सेशंस आपको याद रखने हैं। कब वंदे भारत बोला, कब जनगण मन बोला, कब पूर्ण स्वराज की डिमांड करी, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक ही स्लाइड में खींच दूंगा, बाकी स्टोरी को कंटिन्यू रखेंगे। ध्यान रखना 1857 में क्रांति को मैंने अभी छोड़ा हुआ है। देखिए उसके बाद सेशन की अगर मैं बात करूं तो 1896 में कोलकाता में एक सेशन होता है जहां पे वंदे मातरम बोल दिया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वंदे मातरम कहां बोला गया था? कोलकाता वाले सेशन में। कब हुआ था? 1896 में। 1906 में पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट करने की बात की जाती है और 1911 में कोलकाता के सेशन में जन गण मन गा दिया जाता है। ये जो स्वराज वर्ड आपने देखा ना, पूर्ण स्वराज, इस स्वराज वर्ड को लाने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने 1898 में इसका यूज किया था। अब आपके माइंड में आएगा कि आखिर दयानंद सरस्वती कौन थे? तो ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, जिन्होंने 1875 में इसको एस्टैब्लिश किया था। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे सत्यार्थ प्रकाश, बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। यहां कहानी खत्म होती है या आपके दयानंद सरस्वती की, क्योंकि यहां पे एक वर्ड आया था स्वराज, लेकिन स्वराज इज माई बर्थ राइट को इस्तेमाल किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और जब बात उनकी आई है तो उनके बारे में कैसे नहीं जानेंगे। स्वराज इज माई बर्थ राइट, इसको इस्तेमाल किया था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। मंडल जेल जो कि वर्मा के अंदर है, म्यांमार वाला। इसके बाद इनकी कुछ फेमस मैगजीन थी। एक बार सीडीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो बाल गंगाधर तिलक की एक मैगजीन थी मराठा, वो किस लैंग्वेज में थी? तो मराठा सोच के आपको लगता है कि वो मराठी में होगी, पर बाबू वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। सेकेंड इज केसरी। अब केसरी का आप इंग्लिश में इमेजिन कर सकते हो, पर केसरी थी वो मराठी लैंग्वेज में थी। और उस टाइम के जो फेमस फेस्टिवल हुआ करते थे वो थे गणपति महोत्सव एंड शिवजी महोत्सव। ये है बारे में बाल गंगाधर तिलक के। बैक टू सेशंस, हमने ये चीज देखी थी 1896, 1906, 1911। अब आगे देखते हैं और क्या हुआ। 1911 के बाद 1930 में फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्टिंग की गई 31 दिसंबर की नाइट को रावी नदी के तट पे। नाउ यू गाइस इमेजिन कि हमारे जब नेहरू जी होंगे, 31 दिसंबर की नाइट थी, रावी नदी का तट था, आधी रात को फ्लैग होस्टिंग की गई है। तो 31 की नाइट, 31 दिसंबर को माहौल क्या होता है? पार्टी वाला। तो ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो नदी किनारे, पहली बात कि वो आधी रात को क्या कर रहे थे? चलो पार्टी कर रहे होंगे, और पार्टी में अगर थोड़ी थोड़ी ज्यादा हो गई तो वो इतने हाई थे कि बोले आज तो ही भारत को आजाद कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम भैया फ्लैग होस्टिंग कर दी। खैर हमारा तो भला ही हुआ। 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। कहां पे? नेहरू जी ने की थी, लाहौर वाले सेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफके ने पूछा हुआ है कि पूर्ण स्वराज की डिमांड कहां की गई है? लाहौर वाले सेशन में। वैसे ना वो हाई होने वाली बात मजाक में बोली, ठीक है ना, सीरियसली मत लेना कोई कांग्रेस वाला हो, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आपके सेशन हो रहे थे उसमें किसके प्रेसिडेंट थे? तो गांधी जी ने बस एक ही सेशन देखा है, वो है 1924 का जो बेलगावी में हुआ था। फर्स्ट एंड लास्ट सेशन जिसके प्रेसिडेंट गांधी जी थे वो कब था? 1924। कहां हुआ? बेलगावी में हुआ। और पहला, यानी कि कांग्रेस का ऐसा पहला सेशन
जो किसी गांव में हुआ था वो था फैजपुर विलेज में 1937 में। आई होप कांग्रेस का पूरा चिट्टा जो है आपके सामने मैंने खोल के रख दिया। गांधी जी ने बस एक ही बार किया, फर्स्ट एंड लास्ट, बेलगावी 924, और 1937 में फैजपुर में हुआ पहला सेशन गांव का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट इज 1905। ठीक है, 1905 में लॉर्ड जो कर्जन है, लॉर्ड काट दो इसको, ठीक है, पीपीटी वाले को मैं पीटूंगा, पहले किसने बनाया? पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन करता है, और इसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को स्टैब्लिश किया कि भैया बांटो, फूट डालो और शासन करो, भड़काओ और तोड़ दो। सबसे अच्छा आज परिवारों में यही तो होता है, फूट डालो और शासन करो। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को चलाया गया इनके लिए, एंड मतलब इस पार्टीशन को विरोध करने के लिए हमने स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चलाया। 1905 में पहुंच गए हैं। यहां से डेट एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1906 में क्या होगा, देखो अब आपको एक बात समझाता हूं। जब बंगाल को बांट दिया जाएगा तो बंगाल के अंदर भी दो पार्ट हो गए, एक ईस्ट बंगाल का, एक अदर पार्ट। तो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम रूलर्स थे, राइट। अब वहां पे जो मुस्लिम वाले लोग थे उनके बीच में एक कोई तो फाउंडर निकल के आएगा कि भैया मैं स्ट्रांग हूं, मैं इस पार्ट को लीड करूंगा। बंगाल को तो बांट दिया कर्जन ने, और वो यही चाहते थे कि मल्टीपल पार्टीज और मल्टीपल नेताओं या आपस में लड़के मर जाए। तो भैया फॉर्मेशन होता है मुस्लिम लीग का। 1905 में याद करेंगे कि कर्जन ने किया बंगाल का पार्टीशन। जब दो पार्ट में बांटा तो एक का राजा था, एक का राजा और बनेगा। कौन बनेगा? फाउंडर प्रेसिडेंट वकार उल मुल्क बने। उस टाइम पे जो नवाब थे वहां के सलीमुल्लाह खान जी थे। परमानेंट प्रेसिडेंट आगा खान को बोला जाता है। अब देखो इनसे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे एक नाम याद आएगा आपको। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक ऐसा इंसान जो इतना देशभक्त था जिसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इनफैक्ट उन्होंने ही गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनकलाब का मतलब क्या होता है, आप प्लीज कमेंट में बताना अगर आपको पता हो तो। ही गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब एंड ही आल्सो गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम कंट्री। एक ऐसा इंसान जो ब्रेन वॉश होता है एंड फिर वो एक मुस्लिम कंट्री का स्ट्रक्चर होता है। मोहम्मद इकबाल ने केवल इनकलाब कहा था, उसमें जिंदाबाद जो वर्ड है वो हसरत मुहानी ने ऐड किया था। एंड 1933 में पाकिस्तान वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किसने किया? रहमत अली ने। फर्स्ट टाइम 1933 में ये जो अच्छे लोग थे भाई, क्रांतिकारी थे, इन्होंने मतलब रहमत अली ने पाकिस्तान वर्ड का यूज किया। 1906 तक पहुंच गए। अब हम जाएंगे 1907। आप देखेंगे 1907 में क्या होता है, इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट सेशन, जहां पे जो कांग्रेस है वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में बढ़ जाती है। मॉडरेट्स के लीडर थे, जो मेन पार्टीशन के लीडर थे वो थे रास बिहारी घोष। स्टोरी ये थी कि असेंबली चल रही थी कांग्रेस की, और वहां पे होता यह है कि रास बिहारी बोस वहां के प्रेसिडेंट होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये लोग ये सोच रहे थे कि हमेशा कोई ना कोई लीडर हमारा बने, पर नहीं बनते हैं। भरी असेंबली में रास बिहारी घोष बैठे थे, बगल में उनके एक लीडर बैठे थे, किसी ने चप्पल खींच के मार दिया स्टेज पे, और उसके बाद दोनों में लड़ाई हो गई, और लड़ाई ऐसी हुई कि इसको हम सूरत स्प्लिट सेशन बोलते हैं। याद करना 1905 बंगाल भी डिवीजन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद क्या होगा, दो चीजें हो गई, एक राजा और बनेगा, कौन? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। उसके बाद सूरत स्प्लिट सेशन 1907। 8 की बात करते हैं, 8 को गैप कर दो। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में। मॉर्ले और मिंटो दो अलग अलग लोग थे, इन दोनों ने एक रिफॉर्म लेके आए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम लोगों का चुनाव अलग होगा और जो उस चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा वो भी केवल मुस्लिम्स ही होंगे। ये पहला ऐसा सुई था अंग्रेजों का जिन्होंने हमें चुभाया और दिखाया कि अगर हम फूट डालें, क्योंकि देखो अब सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम की बात करेंगे तो मुस्लिम को तो अच्छा लगेगा ये कि भाई हमारे हक की लड़ाई है, हमारा फायदा हो रहा है, हमारा लीडर बनेगा और वोट भी हम ही करेंगे। लेकिन अगर एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, ब्रॉडर व्यू देखे, तो ये फूट डाला गया कि मुसलमान और हिंदू आपस में भिड़ जाए। चलिए, हिंदू बोलेंगे हमें क्यों नहीं मिल रहा। 1911 में हमारे लॉर्ड हार्डिंग दरबार जो बोलते हैं वो आने वाले थे। डिक्लेयर किया जॉर्ज पंचम ने, और उसने आते ही पहले तो बंगाल पार्टीशन को बोला कि ये किसने डिसीजन लिया था भैया, कर्जन को मारो गोली, इसको कैंसिल किया। कैपिटल को उसने कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। 1911 में अनाउंस करके गया था, लेकिन 1912 में ये कैपिटल प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, 1913 में फॉर्मेशन होती है गदर पार्टी की। अब देश विदेश हर जगह क्रांति की लहर लोगों के खूनों में दौड़ रही है। सैन फ्रांसिस्को में एक गदर पार्टी की फॉर्मेशन होती है, एक रिवोल्यूशनरी पार्टी होती है जिसके मेन लीडर थे लाला हरदयाल। अब 1913 में पार्टी बनेगी। 1914 में जापान के अंदर हमारे कुछ लोग रहते हैं जो कि जाने वाले होते हैं, मतलब
वो इंग्लैंड सैन फ्रांसिस्को जाके इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। एक शिप के अंदर बहुत सारे हमारे सिख भाई जो जापान में रहते थे वो लोग बैठ के वहां से निकलते हैं और जापानी शिप वहां से निकलते हैं। और होता यह है कि 1914 जो हमारी उस शिप का नाम था कामागामातारू एक्सप्रेस, ऐसे ही कुछ नाम था, टिक ऑप्शन मिलेगा तो टिक कर देना। जब ये वहां जाते हैं 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है और जब इंग्लैंड के पास एक कॉलोनी के पास शिप इनकी रोक ली जाती है और कहते हैं कि भाई परमिशन अभी नहीं मिलेगी, वॉर चल रहा है। 30-40 दिन तक शिप को खड़ी रखते हैं, किसी को उतर नहीं देते हैं। बाद में हमारे सिख भाई आराम से वहां से उतरते हैं, उनको लगता है कि अटैक हो रहा है, लड़ाई होती है और हमारे सिख भाई मारे जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कामागातारू एक्सप्रेस। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं रेवोल्यूशनरी पार्टी गदर पार्टी के लोग कि हम इंडिया चलेंगे और इंडिया में जाके ही हल्ला मचाएंगे, क्रांति की आग को दौड़ाएंगे। 1915 में हमारे में महात्मा गांधी फाइनली भारत आते हैं देखने के लिए और इनके आते ही सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। देखो ये आते ही इन्होंने पहला काम किया, पहला सत्याग्रह 1917 में। इन्होंने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की 1918 में, कहा? अहमदाबाद में। इसके बाद आप याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह किया, कब? तो आप बोलेंगे ये था इंडिगो और पीजन से जुड़ा हुआ। और उसके बाद खेड़ा मूवमेंट किया जो कि किसानों से था। तो आप इसको चाहो तो केक की तरह याद कर सकते हो। केक क्या होता है कि भैया गांधी जी आए हैं, पहला सत्याग्रह किया, ए से अहमदाबाद, के से आप खेड़ा याद कर लो, ठीक है? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है? फर्स्ट सत्याग्रह, तो आप केक बोल के इसको याद कर लेना। इसके बाद 1919 में ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, अगेन दो अलग लोग हैं, इनका एक रिफॉर्म आता है क्योंकि इनको इन्होंने देख लिया होता है कि जैसे ही हमने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम की बात की तो वहां पे मजा आ गया। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि सिख और क्रिश्चियन के लिए भी डिमांड करते हैं। तो कहते हैं ठीक है भाई और फूट डालो। तो धर्म को अलग कर रहे हैं, पहले मुस्लिम्स को अलग किया, अब सिख को और क्रिश्चियन को भी अलग अलग कर दिया। अब देखो इनकी गंदी नीति कहां तक जाती है और ये कैसे बाकी लोगों को भी तोड़ मरोड़ कर रख देंगे। हम पहुंच गए हैं अभी आपके 1919 में। 1919 में ही आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड होता है। क्या होता है कि उस टाइम पे रॉलेट एक्ट आया होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक लॉ। ब्लैक लॉ क्या था? जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो ऐसे रूल्स बने थे कि किसी भी क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी मतलब रेवोल्यूशन के आदमी पे अगर किसी को शक होगा तो उसको बिना किसी सबूत के उठा के आप जेल में बंद कर सकते थे। लोग इसका अपोज कर रहे थे कि नहीं भाई ये कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पे मिसकंसेप्शन क्या हुआ कि वैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में बहुत सारी सिख कम्युनिटी जमा हुई थी। जनरल डायर को लगता है कि यार ये लोग कहीं ब्लैक लॉ के खिलाफ आंदोलन तो नहीं कर रहे, बिना जाने सोचे इस मिसकंसेप्शन के वो गोलियां फायर करवा देता है और हमारे बहुत भाई वहां शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। इसी की बात जब ये ब्लैक लॉ आता है, अब आप समझिएगा कि ये जब 1919 की बात चल रही है, वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से 1918 चला, जहां पे जर्मनी हारा। और कौन हारा? ऑटोमन एम्पायर, जो मुस्लिम्स के एम्पायर थे। और वो जब टूटते हैं तो अंग्रेज ये सोचते हैं, हमारे लोग मतलब सोचते हैं कि जो खलीफा वाला, जो इंग्लैंड वाला सोचते हैं कि जो खलीफा का टाइटल है इसको तोड़ दिया जाए ताकि ये लोग कमजोर पड़ जाए। इसीलिए यंग खलीफा भी बोला जाता है, एक यंग खलीफा मूवमेंट वहां पे चला था कि भाई खलीफा का टाइटल हटा दो। तो ये मैटर ऑफ टर्की था जहां के दो लीडर मेन थे, शौकत अली, लियाकत अली। खिलाफत मूवमेंट यही था कि भाई खलीफा का टाइटल अब नहीं रहना चाहिए, ठीक है? रॉलेट एक्ट ब्लैक लॉ के बाद ही आया ये। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके विरोध में हमारा स्टार्ट होगा जब जलियांवाला बाग हो जाएगा, ब्लैक लॉ आ जाएगा, तो इसके विरोध में 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करेंगे। इसको हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन की भैया हम गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त को। ये पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था अंडर गांधी जी। लेकिन होता क्या है, देखो ये जो गांधी जी मतलब इसका जो अराउंड डिक्लेयर करते हैं 1940, मतलब इस टाइम पे बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है। 1920 में कोलकाता वाला सेशन में गांधी जी अनाउंस करते हैं कि भैया बाल गंगाधर तिलक अब हमारे बीच नहीं रहे। 1920 में कांड अभी हो रहा है। गांधी जी कहते हैं ये रहा कैसरे हिंद का मेडल, भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए। और यहीं से अपना मेडल को त्याग के वो, अच्छा कैसरे हिंद का मेडल दिया किसने थे गांधी जी को, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कमेंट में बताना, ठीक है? ये कर देते हैं वो कांड। अच्छा ये सब तो चलो मान लो चल रहा है। ये अपने 1922 में चौरा चौरी कांड होता है गोरखपुर के अंदर। हमारे जब भाई नारा लगाते हुए जा रहे थे तो अंग्रेजों का पुलिस खाना था, पुलिस वालों ने कुछ ना कुछ तो कांड किया होगा, उसके बदले में अंग्रेजों मतलब हमारे लोगों ने वो पुलिस चौकी अंग्रेजों की फूंक दी। जब फूंक दी तो अंग्रेज किसको पकड़ेंगे?
असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो लीडर थे उसको गांधी जी कहते हैं भैया मैं प्रेसिडेंट हूं ही नहीं, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, और वो चले जाते हैं जेल में, और बाकी जो हमारे लोग थे वो बेचारे सारे फंस जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पंगा कोई हुआ करता था तो गांधी जी पहले से ही, लाठीचार्ज हुआ गांधी जी कहां हैं, जेल में हैं। ठीक है, जैसा मुझे हिस्ट्री बताई गई है वह हिस्ट्री मैं आपको दे रहा हूं। तो 1922 में एक चौरा चौरी कांड की वजह से हमारा आंदोलन फिर से विफल हो जाता है। पहला फेलियर मिला 1857 में और दूसरा मिलता है 1920, यानी कि 20 के असहयोग आंदोलन में, यानी 22 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1923 में एक पार्टी का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं स्वराज पार्टी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दो मेन लीडर थे। और 1924 में हमारी आपकी सबकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी का गठन किया जाता है जो कि कानपुर में होता है। लीडर हमारे अपने चंद्रशेखर, वीर चंद्रशेखर आजाद जी, और ये एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी। 1924 में पार्टी बनती है और 1925 में ये लोग काकोरी ट्रेन, जिससे अंग्रेजों का खजाना जा रहा था, 30 मार खन लूट लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक ट्रेन जा रही होती है अंग्रेजों की माल से लदी हुई, अंग्रेजों क्या हमारा ही माल था, बस ट्रांसफर करते सहारनपुर से लखनऊ। इसमें जो मेन कल्प्रिट थे वो थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ये था राम प्रसाद बिस्मिल का। तीसरे थे आपके राजेंद्र लहरी जी, चौथे थे रोशन लाल, पांचवें अशफाक उल्ला खान। सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा था कि काकोरी इंसिडेंट जो कि 1925 में हुआ था, इसमें से, इस काकोरी इंसिडेंट में इनमें से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर नहीं किए की बात करेंगे बाबू तो उसमें भगत सिंह का नाम होगा। इस काकोरी इंसिडेंट में भगत सिंह नहीं थे, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना, कभी टिक मत कर देना, भगत सिंह ने कभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, जहां भी क्रांतिकारी गतिविधि की बात आती है आपको पता ही होता है। इसके बाद 1919 में जब ये ब्लैक लॉ आया था, जलियांवाला बाग चल रहा है, तो वहां पे उन्होंने, अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि कमीशन बनाएंगे कि यार इतनी चीजें क्यों हो रही हैं, कभी असहयोग आंदोलन हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन, जो कि 19 से 10 साल बाद आने वाला था, कि 10 साल को देखने के बाद आएंगे 1929 में, पर वो आने वाला है 27 में, और फाइनली ही केम टू इंडिया इन 1928। अब इसमें ना मेन रीजन क्या था, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे, पर साइमन कमीशन था क्या, 1919 में जब इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि 10 साल तक ऐसे ही चलने देते हैं, इसके बाद एक कमीशन बनाएंगे जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का होगा जो इंडियंस के लिए होंगे और उसी को हम फॉलो करेंगे। दिक्कत बस इतनी थी कि उस किताब को जो लिखने वाले थे, उस कानून की किताब को जो लिखने वाले थे, उसमें सब के सब वो कौन थे, व्हाइट मुंडे थे, ब्राउन मुंडा कोई था ही नहीं, मतलब इंडियंस नहीं थे, तो इंडियन कोई था ही नहीं। अब उसमें साइमन गो बैक का नारा दिया था यूसुफ मेहराली ने। लाला लाजपत राय लाहौर के अंदर नारा दे रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, अंग्रेज की एक लाठी पड़ती है एंड सर की, लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक, याद रखना, कोलकाता में अनाउंस किया है, लाला लाजपत राय यहां चले गए एक्सट्रीमिस्ट के लीडर। अब आगे बढ़ेंगे, 1928 को हम बोलते हैं बारदौली सत्याग्रह, जो कि सॉरी इसको हम बोलते हैं बारदौली सत्याग्रह, जो कि था किसानों से जुड़ा हुआ, जिसके लीडर थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार का जो टाइटल था किसने दिया उनको, गांधी जी। और बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने और बच्चों ने जम के पार्टिसिपेट किया था, तो महिलाओं ने और गांधी जी ने मिलकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां से आ गया। ठीक है, 1928 में नेहरू जी की रिपोर्ट आती है जिसमें एलिमिनेट किया जाता है पहले सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम के लिए था, उसको हटा देते हैं। ये लोग कहते हैं फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स की बात होती है और डिमांड किया जाता है पूर्ण स्वराज, दैट इज इन 1929। ये था नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है, जिसको हम दांडी मार्च ही बोलते हैं, सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, साबरमती से दांडी तक, नौसारी डिस्ट्रिक्ट दांडी तक जाते हैं 12 मार्च से 6 अप्रैल। 78 लोग, ध्यान रखना 1885 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें 72 लोग गए थे, यहां 78 लोग हैं। क्या बोला, नौसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दांडी तक साबरमती से निकल के जाते हैं। जब ये दांडी यात्रा चल रही होती है तो अंग्रेजों को लगता है कि यार ये लोग मानने को तैयार नहीं है, तो ये लोग जेम्स पैलेस लंदन में अपना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं और गांधी को बुलाते हैं। गांधी जी कहते हैं हम भैया नहीं आएंगे तुम्हारे पास। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जेम्स पैलेस लंदन में, तो गांधी जी नहीं जाते हैं, तो इंग्लैंड से इरविन को खुद आना पड़ता है। आता है वो इरविन और गांधी इरविन पैक्ट होता है, दैट इज ऑन 5 मार्च 1931। गांधी जी को कहा जाता है कि प्लीज आप एक बार लंदन आइए, घूमिए फिरिए, थोड़ा खाइए पीजिए, देखिए आपके लिए अच्छा प्रस्ताव है। सेकेंड राउंड, फर्स्ट में नहीं गए, सेकेंड वाले में इरविन के मनाने के बाद
गांधी जी वहां पे जाते हैं और जाके बोलते हैं कि हाँ हाँ सब ठीक ठाक है। यहाँ पे आते हैं, कहते हैं भाड़ में गया तुम्हारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हम तो दोबारा स्टार्ट करेंगे। 1930 में ये चल रहा था, 1931 में होल्ड करके जाते हैं, वापस आते हैं और आते ही 1932 में दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, कहते मैं नहीं मानता तुम्हारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। अच्छा, टोटल जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए अंग्रेजों के, उसमें से गांधी जी केवल सेकंड वाले में गए थे। पहला क्वेश्चन कि भाई गांधी जी किस में गए थे, ओनली सेकंड में। और यह पूछा जाता है कि कौन इंडियन थे जो कि जिसने सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो वो थे हमारे सर भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद कम्युनल अवार्ड की बात होती है। कम्युनल अवार्ड ये था कि जब मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सबको अलग अलग इलेक्टोरल मिले हैं, तो दलितों को क्यों नहीं मिलेगा। अंग्रेज डिसाइड करते हैं कि भाई दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए, कि भाई दलित का नेता बनेगा और दलित वोट करेंगे। इस चीज से भीमराव अंबेडकर जी खुश होते हैं, लेकिन गांधी जी उस टाइम यरवदा जेल में थे। भीमराव अंबेडकर को बुलाते हैं और समझाते हैं कि देखो ये अभी तक धर्म की बात थी कि सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम अलग अलग, अगर हिंदुओं के बीच में भी मतभेद हो गया तो बहुत बुरा होगा, हम आजाद नहीं हो पाएंगे। तो इसको बोलते हैं पूना पैक्ट, जो कि यरवदा जेल में हुआ गांधी जी और भीमराव अंबेडकर में। तो भीमराव अंबेडकर इस बात पे माने कि ठीक है, अगर कम्युनल अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे दलित भाइयों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहेंगी हर जगह पे। गांधी जी ने कहा तथास्तु, और वही तुम आज तक चलते हुए आ रहे हैं इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, यहां पे भैया वर्मा को इंडिया म्यांमार वाला सेपरेट कर दिया गया है। एक्चुअली में ये 1937 में हुआ है, और अब हमारे इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं। पहली बार जब इलेक्शन होता है तो टोटल प्रोविंस कितने होते हैं इंडिया में, 11। कांग्रेस को फुल मेजोरिटी मिलती है 60 में, और एक सपोर्टर को ऐड करके गठबंधन की सरकार टोटल 8 में बनती है। तो जाहिर सी बात है कि जब 8 में बन गई सरकार हमारी, तो गवर्नमेंट किसकी आएगी, कांग्रेस की आएगी, अंग्रेजों की नहीं आएगी। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट कहां नहीं बनती है, तो 11 थे, 8 में तो बन गई। बंगाल, सिंध एंड पंजाब में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, यानी कि अंग्रेजी गवर्नमेंट बनती है। पर मेजोरिटी में हम थे, तो नेता कैसा होगा, हमारा होगा। 1937 में पहुंच गए हैं, आगे बढ़ते हैं। 1940 में हमारा आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसको विनोबा भावे जी उसमें रहते हैं, चाचा नेहरू जी रहते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। अब देखो 1939 से हमारा वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया है। क्रिप्स एक चेक लेके आता है और कहता है कि भैया वर्ल्ड वॉर 2 में अगर इंडियन सोल्जर्स हमारा साथ देंगे तो बदले में हम आपको आजाद कर देंगे। गांधी जी कहते हैं कि ये जो ऑफर ला रहे हो आप बहुत लेट हो, क्योंकि इंडिया अब आजाद हो जाएगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी वीक हो। पहला वर्ल्ड वॉर के बाद इतने बर्बाद हुए, दूसरे में तो और भी बर्बाद हो रहे हो तुम, तो हम लड़ेंगे भी नहीं और हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि योर चेक इज अ पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जिसकी एक्सपायरी आ गई है तो फाड़ के फेंको। भैया गांधी जी भी कम सैवेज नहीं थे कहीं कहीं पे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो गया है, ऑल्सो नोन एज अगस्त रेवोल्यूशन। उस टाइम पे पैरेलल गवर्नमेंट, जब भी इंडिया में कोई रेवोल्यूशन, कोई मूवमेंट चलता था, तो हम अंग्रेजों के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते थे, अपने बनाते थे। तो पैरेलल गवर्नमेंट कहां कहां चल रही थी, बलिया में, सतारा में, तामलुक में। इनफैक्ट बलिया ने तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ही बना लिया था, जो कि इस भारत के आजाद होने के 3-4 साल बाद तक चलता रहा। इसके बाद उस टाइम पे जैसे आज कुछ भी होता है, जैसे आज कोई कंट्रोवर्सी होती है, सॉरी अपनी बात नहीं कर रहा मैं, कोई कंट्रोवर्सी होती है तो आप क्या, तो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, पर उस टाइम पे रेडियो हुआ करता था बाबू। तो रेडियो लोगों के अंदर आग पैदा करने का काम करती थी। तो अंडरग्राउंड जो रेडियो था उसको गवर्न कर रही थी हमारी उषा मेहता जी, उन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया। और फाइनली 1944 में एक सीआर फॉर्मूला आता है, जहां पे एक मुस्लिम कंट्री की फर्स्ट टाइम बात की जाती है, जहां पे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मतलब मुस्लिम लीग के तरफ से और कांग्रेस तरफ से नेहरू के बीच में, कि इनके बीच सुलह करा ली जाए, एक हिंदू एक मुस्लिम 2 कंट्री बनाई जाए। सबसे बकवास चीज यहाँ पे ये चीज होती है। और 1946 में कैबिनेट मिशन मंजूरी देता है और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया के लिए बनाई जाती है, कि चलो भाई अब असेंबली बन गई, अब भारत को आगे देखेंगे। हम लोग ऑलरेडी पहुंचने वाले हैं। नाउ इट इज द फाइनल डे। 1947 माउंटबेटन प्लान के तरफ से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड के अंदर 4 जुलाई को, और इस एक्ट को पास करना उनकी मजबूरी थी। 18 जुलाई को, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो जाता है। जय हिंद। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा एफकेट में, किसी भी ऐसे छोटे वाले एग्जाम में, तो यहीं से आएगा। इसकी पूरी मैगजीन बना के बाबू आपको दे दी है। तुम लोग कह रहे थे भैया क्या चल रहा है यूट्यूब पे, पढ़ लिया ना,
आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो और मुझे बताना कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देके जाना। बाकी इसकी पूरा मैगजीन आपको डिफेंस मैनिया के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच अगेन, जय हिंद, टेक केयर।